एवरीवन, वेलकम टू ई केमिस्ट्री। तो अभी तक के वीडियोस में हमने एज़ोट्रोप्स तक कवर कर लिया है। तो अब हमारे जो दो टॉपिक बचते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो बचता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक है मोनोटो फैक्टर। दोनों ही जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, जहाँ से बोर्ड्स में, IITs में, नीट्स में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में कहाँ से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हमने इसके बारे में पहले डिस्कस भी किया था एक बार कि है क्या, जनरल टर्म क्या है। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, उसकी अमाउंट कितनी है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं उसके। ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मोलिलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन, इसके टर्म्स में भी क्या रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो बेसिकली हमें देखना क्या है उस, या नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली। ठीक है, तो उसकी अमाउंट कितनी है सोल्यूशन में, और जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी वो उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंट तक क्या करेगा, प्रॉपर्टी को इफेक्ट करेगा। तो उसकी क्या हुई, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितना ज़्यादा इफेक्ट कर पाएगा वो क्या होगा, वही उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। तो क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। क्या, किस पर, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। हाँ, एक चीज़ और, सॉलिड के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, ना कि उसके नेचर पर। सॉलिड कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन सोल्यूशन irrespective of their nature relative to the total number of particles present in the solution। ठीक है, सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉल्यूट के प्लस सॉल्वेंट के मिला के वो क्या होंगे, अपने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स उनसे रिलेट करेंगे कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और, नेचर होगा ना सॉल्वेंट का, वो इफेक्ट कर सकता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। सीपीज क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा वो थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। कितनी होती है टोटल, 4 होती हैं। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सी, एक की तो हमने बात की थी 5th वाली वीडियो में, कौन सी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी वो क्या है, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ क्या होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिख लेते हैं पहले कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स जब सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो होगा क्या, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये क्या होगी उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, RLVP से लिख लें। और जो दूसरी है वो क्या है, और जब वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा सॉल्यूशन का, इंक्रीज होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट VP। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है या वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, जो थर्ड प्रॉपर्टी सामने आती है वो कौन सी है, फ्रीजिंग पॉइंट। उस टाइम पे क्या होगी, डिक्रीज होती है सोल्यूशन की, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट FP। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो 4 प्रॉपर्टीज हैं टोटल। एग्जाम में क्या होता है, इससे कोई इवन बोर्ड एग्जाम में भी कोई थ्योरी नहीं पूछते, इसमें से सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे। और CBSE में क्या होता है, 5 मार्क्स का आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर से। तो पहली जो प्रॉपर्टी है कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये देखते हैं, मैं सीधा क्या लिख रही हूँ, RLVP। हमने क्या देखा था इससे पहले वाली वीडियो में, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, सॉल्वेंट क्या, जैसे लिक्विड है उसमें ऐड करेंगे हम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे यूरिया हो सकता है और क्या हो सकता है, शुगर होगी। तो ऐसा कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करेंगे तो होगा क्या, उसका जो प्योर सॉल्वेंट अपना लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। मान लो कि H2 है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका जो वेपर प्रेशर हमने कितना देखा था, P0A। ठीक है, जब इसमें मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ, H2 में मैंने क्या ऐड किया है, मान लो शुगर ऐड कर दी। ठीक है, नॉन वोलेटाइल है,
तो अब जो नेट प्रेशर होगा वो होता कितना, पी ए से डिनोट करेंगे पार्शियल प्रेशर। अब ये जो पार्शियल प्रेशर होता है ना वो क्या होता है, पी नोट ए से कम होगा, डिक्रीज करेगा, पी ए माइनस पी नोट ए। ये हमने देखा था कि डिक्रीज क्यों करता है, सॉरी पी नोट ए माइनस पी आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है, ठीक है, नेट डिफरेंस है वो इतना है, कितना लोअर हुआ है। अब ये देखना है कि हमने देखा था कि ये डिक्रीज क्यों होता है प्रेशर, जो लिक्विड की सरफेस होगी ना, ये लिक्विड की सरफेस है, सॉल्यूशन है जिसमें H2O भी है और इसमें शुगर भी है। अब शुगर क्या करेगी, इस सरफेस पे पहले तो सिर्फ H2 के मॉलिक्यूल्स ही ऑक्यूपाइड थे, जब शुगर ऐड किए तो उस केस में क्या हुआ, यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब क्या करेंगे, वो H2 के मॉलिक्यूल्स को वेपराइज होने से रोकेंगे। तो ये नेट रिजल्ट जो आता है वो किसी क्या होता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और हाँ, इसे क्या बोलेंगे हम, जब हमने देखा था ना ये वाला फॉर्मूला, राइट, कहाँ से आया फॉर्मूला, याद है कुछ, ये क्या पूरा जो ये वाला टर्म है ना वो क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव क्यों बोला, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल प्रेशर था ना उससे रिलेट किया है। क्या था फॉर्मूला, पी ए था ना, वो क्या था, पी नोट ए इसके इक्वल था ना, एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्वेंट का किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा इसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इसका प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का, अगर वाटर है सॉल्वेंट तो प्योर सॉल्वेंट क्या आएगा, उसका प्रेशर आएगा। ये फॉर्मूला हमने देखा था, डिस्कस कर लिया था इनके बारे में। बेसिकली होता क्या, देखो फिर से बता दे रही हूँ मैं, पी नोट ए, इसको जीटा ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी पी ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स बी को एक साइड में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला फॉर्मूला आराम से मिल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, जहाँ से डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके ऊपर पहले, हाँ तो सोल्व करते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं। तो न्यूमेरिकल क्या है क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका क्या मोलर मास दिया हुआ, पूछा क्या है, मास निकालना है हमें। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास कितना गिवन है, 40 ग्राम पर मोल, रिक्वायर्ड टू बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर वेपर प्रेशर टू 80%। क्या दिया, सबसे पहले जब भी सोल्व करते हैं ना न्यूमेरिकल को, जो भी गिवन है ना उसे लिख लेना चाहिए। क्या गिवन है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जिसका मोलर मास इतना दिया हुआ है, ठीक है, सोल्यूट कोई भी बी लिख लेता है ना, सोल्यूट बी है जिसका मोलर मास कितना है, मोलिकुलर वेट दिया हुआ कितना दिया, 40 ग्राम पर मोल, ये इसका क्या मोलिकुलर वेट है। अब इसका मास कितना चाहिए होगा, जब मुझे कितने में डिजोल्व करना है, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन क्या सोल्वेंट है, कितना ग्राम लिया है, 114 ग्राम सोल्वेंट लिया, उसमें मुझे कितना मास डिजोल्व करना पड़ेगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का हो, जिससे क्या हो, वेपर प्रेशर 80% तक क्या हो, वेपर प्रेशर 80% तक क्या डिक्रीज हो जाए। इसका मतलब क्या हो, 80% तक डिक्रीज होने का इनिशियल प्रेशर कितना है, P0 अगर 100 मान के चलूँ मैं, जो PA होगा वो क्या होगा 80। देखो क्योंकि वोलेटाइल क्या सोल्वेंट है, सोल्यूट कैसा नॉन वोलेटाइल है, तो जिस बात है यहाँ पे पी नोट है किसका आएगा, ये सिर्फ सोल्वेंट का आएगा, और PA किसका आएगा, पार्शियल प्रेशर होगा, जो भी सोल्यूशन है वो कहाँ तक कितना डिक्रीज हुआ, वो कितनी कहाँ तक है, 80 तक आ गया, 80 यूनिट, कोई भी 80 बार है मतलब 80 यूनिट है कुछ भी। तो सोल्व करते हैं, क्या होगा, हमें क्या दिया, पी नोट ए मिल गया, पी ए मिल गया, हमसे पूछा क्या है इसका मास। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मोल फ्रैक्शन किसका, सोल्यूट का, पी नोट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नोट ए। हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। अगर यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, क्या होता है इसका एक्स बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अगर मुझे इसके मोल्स मिल जाएंगे ना, तो मोल्स मिल जाएंगे तो ऑब्वियस बात है मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मास मिल जाएगा, ठीक है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट ही होता है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पहले हम ये चीज़ ढूंढते हैं, क्या होगा इससे, पी नोट ए की वैल्यू कितनी 100,
और पी ए की वैल्यू कितनी 80, 100 माइनस 80 कितना 20, पी नोट है कितना 100, कितना आया 1/5। ठीक है, सोल्व करने से अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, काई बी कितना होगा 1/5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एन बी रखते हैं। ठीक है, एन ई कितना होगा, ऑक्टेन है ना, ऑक्टेन का क्या होता है फॉर्मूला CaH18, कितना होगा 18 तो ये 96 ये। ठीक है, 12 × 8 8 6 14। ठीक है, ये भी कितना 114। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो मोलिकुलर वेट भी कितना 114 है और इसका मास भी कितना दिया 114 है। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, मास अपन मोलिकुलर वेट करेंगे तो 1 के इक्वल, तो एन बी लिख देती हूँ यहाँ पर, प्लस एन बी कितना हो जाएगा 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, क्या मिलेगा एन बी प्लस 1 किसके इक्वल होगा 5 एन बी के इक्वल। समझ में कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब एन बी को इधर एक साइड लेके जाएंगे तो क्या बचेगा 4, एक मिनट, हाँ एन बी को इधर लेके जाएंगे तो 4 एन बी किसके इक्वल है 1 के इक्वल। तो मोल्स ऑफ बी कितना आया 1/4। अब देखो हमारे पास क्या मिल गया, मोल्स मिल गए ना 1/4 के इक्वल। अब ये मोल्स की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे मास पूछा है ना हमसे, तो मास निकालते हैं 1/4 इक्वल टू मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट कितना गिवन है 40, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वही, तो 40/4 कितना मिलेगा 10। ये क्या होगा अपना फाइनल आंसर। तो 10 ग्राम क्या होगा, 10 ग्राम सॉल्यूट चाहिए होगा ऑक्टेन में डिजोल्व करने के लिए, 114 ग्राम ऑक्टेन में डिजोल्व करने के लिए। उससे होगा क्या, वेपर प्रेशर यहाँ तक क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। ये ठीक है, ये समझ में आया। और ये तो ठीक है, इसके साथ मैं 2 क्वेश्चन क्या दे रही हूँ, होमवर्क में दे रही हूँ, जो आपको करना है और कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर बताना है। और इसके अलावा रिलेटिव लोअरिंग वो वेपर प्रेशर है उसको अच्छे से समझने के लिए जो 5th वीडियो मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करें, मैंने उसको अच्छे से समझाया वहाँ पे। ठीक है, तो ये हटा देती हूँ मैं, क्वेश्चन लिखती हूँ मैं फिर। तो क्या ये दोनों न्यूमेरिकल हैं, आपको होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क, तो जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है इनमें। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mmHg एट सेम टेम्परेचर, तो फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्या वेपर प्रेशर लिखा है मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया NH2C1H2 जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, डिसॉल्व्ड इन 72 ग्राम ऑफ वाटर। क्या पूछा है, प्योर वाटर का हमें क्या प्रेशर दे दिया। ठीक है, पी नोट की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी ए की वैल्यू निकालनी है। 30 ग्राम यूरिया सोल्यूट का मास है जो कि कितने में डिसोल्व किया गया है, सॉल्वेंट का मास कितना दिया 72 ग्राम। ये तो ये करना है। ठीक है, कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके देख लीजिए, जो 2 फॉर्मूला है दोनों से आ जाएगा। फिर देखिए ये है, ट्राई करने की ये भी एक्वस सोल्यूशन है कंटेनिंग 4% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर है जिसके अंदर क्या 4% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, जिसका वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है 1.002 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। इसमें जो अपन ने सोल्व किया वैसे पूछ, इसमें क्या पूछा मोलर मास पूछा, राइट है ना, मोलर मास निकालना है किसका सोल्यूट का। और हमें क्या दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 1.013 बार। हाँ ठीक है, मोलर मास पूछा हमसे, करेक्ट। तो एक तो ये फाइंड करना, जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, और एक इसका भी, दोनों सोल्व करना। अब ये तो ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ध्यान रखना, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं चारों, वहाँ से कोई भी थ्योरी नहीं पूछता, सीधा न्यूमेरिकल आएंगे। तो हो सके जितना प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, हुआ। और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं अभी हम। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो ध्यान रखना,
अकेला बॉइलिंग पॉइंट या अकेली वेपर प्रेशर, ये दोनों क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट मतलब वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना, ये सब क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अगर अकेले वेपर प्रेशर के लिए बोलें कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोवरिंग, जो वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर रिड्यूस होता है वो क्या होगा अपना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी। तो सेम वे बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज होगा सॉल्यूट के ऐड करने से, वो क्या होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट पे उतना ही ज़्यादा क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर क्या करता है डिक्रीज करता है। देखते हैं पहले, और इसे समझने के लिए पहले देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। जहाँ पर द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर है ना एक, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है लिक्विड का? बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर। क्या वेपर प्रेशर लिक्विड है ना, उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए 1 एटमॉस्फेयर के। उस केस में क्या होगा, उसे हम क्या बोलेंगे कि उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया उसका, ऐसा बोल सकेंगे। उस पॉइंट पर लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट कर देता है, तो इसे हम बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ग्राफिकली समझते हैं इस चीज को। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में? वेपर प्रेशर होगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा टेम्परेचर ले रहे हैं। अब देखो जो एक तो होगा अपने पास क्या प्योर सॉल्वेंट, लिक्विड प्योर होगा एक तो, ऑब्वियस बात है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। प्योर सॉल्वेंट का ए है ना, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। और अपने पास क्या होगा दूसरे केस में ए प्लस बी, क्या होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट ऐड कर दिया इस बार, मतलब ऐसा मान लो कि वाटर में शुगर ऐड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा वेपर प्रेशर इंक्रीज तो करेगा बहुत सारी हीट देने पर, लेकिन वो हमेशा क्या रहेगा प्योर सॉल्वेंट से कम ही रहेगा। अगर मान लो ग्राफ प्योर सॉल्वेंट का यहाँ पे आता है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होगा इससे नीचे ही आएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा, ड्रॉ करती हूँ इसे मैं ढंग से। और मान लो कि यहाँ पे क्या है 1 एटमॉस्फेयर है, कितना 1, समझ में? तो ये तो किसके लिए लिखा हमने, प्योर सॉल्वेंट के लिए। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ना टेम्परेचर के साथ। सेम वे ये किसका है अपना सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन जिसमें A प्लस बी है। अब अपना B क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अभी देखो ये जहाँ ये वेपर प्रेशर है ना, अब वेपर प्रेशर जहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पर उसे हम क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको मैं डॉट डॉट से ज्वाइन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मान लो हाँ मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट किसका प्योर किसका सॉल्वेंट का टी नोट बी, डिनोट कर रही हूँ टी नोट, ये स्मॉल पी है। ठीक है, स्मॉल पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ऐसा लिखा मैंने टी नोट बी, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट है किसका प्योर सॉल्वेंट का। अब इस केस में क्या होगा जहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हुआ इस पॉइंट पर, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका सॉल्यूशन का। तो इसको मैं लिख रही हूँ सिंपल TB से। ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, वो क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस मिलेगा, मतलब टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है। अभी देखो पहले ये देखो वेपर प्रेशर क्या प्योर सॉल्वेंट का ये है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर की बात करूँ प्योर सॉल्वेंट का
वेपर प्रेशर इतना था, ठीक है, कुछ इतना। उसी टेम्परेचर पर ये जो सोल्यूशन है उसका क्या वेपर प्रेशर इतना आया है, राइट। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर होगा ना सोल्यूशन का, वो हमेशा क्या रहेगा, सॉल्वेंट से तो हमेशा कम ही रहेगा। अगर मान लो मैं ये देखती हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस वाले टेम्परेचर पर, सॉरी, ठीक है, इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर कितना सॉल्वेंट का, ये, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, तो है तो क्या ये प्योर सॉल्वेंट से कम ही है। तो वो वेपर प्रेशर जैसे है ना डिक्रीज हो रहा है, उसी तरह क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ से समझ में है, कुछ है नहीं इसमें। वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या करेगा, सोल्यूशन का इंक्रीज करेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या, हम सॉल्यूट ऐड कर दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी हीट देनी पड़ेगी उसको वोलेटाइल करने, उसको वेपराइज करने के लिए, ठीक है। तो हमें बहुत सारी हीट करनी पड़ेगी उसको वेपर फॉर्म में लाने के लिए, उसको बॉईल करने के लिए सिंपली। ये तो हुआ। अब देखो ये जो डिफरेंस है ना, इसको मैं किससे डिनोट करूँ, डेल्टा टीबी से। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है, डेल्टा टीबी, टीबी हटा देती हूँ मैं। ये क्या होगा, डेल्टा टीबी, ये वाला डिफरेंस है वो क्या, डेल्टा टीबी मतलब कितना इंक्रीज हुआ है। मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट लिक्विड क्या था अपना, वाटर है, तो ये जो टी नॉट बी की वैल्यू कितनी आएगी, 100 डिग्री आएगी ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होगा, प्योर वाटर। और यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूट ऐड करने पर टेम्परेचर ही आया, तो क्या लिखूंगे मैं से, टी बी माइनस टी नॉट बी। अब मान लो कि यहाँ पर सॉल्यूट ऐड करने वाला टेम्परेचर कितना आया, 105 आया, तो जो नेट डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, 5 का। 105 माइनस 100 कितना आएगा, 5 डिग्री सेल्सियस का। तो ये क्या, ये इसे हम क्या बोल रहे हैं, लोअरिंग इन, सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो क्या हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टी नोट भी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टी बी क्या होगा, बीपी है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट ऐड करने के बाद में। अब एक चीज और, हमने क्या देखा था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना ये, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो ऑब्वियस बात है किस पे डिपेंड करेगी, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर। सॉल्यूट कितना ऐड किया है, तो हम सीधा क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन किसके लेंगे, सॉल्यूट की। अब देखो सॉल्यूट की कौन सी कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं हम, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन लेनी पड़ेगी जो कि क्या हो, टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। अब ऐसे कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है जो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे, पहली वाली वीडियो को याद करो जहाँ पे हमने बात की थी, जो ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, उसमें क्या थी, मोलिलिटी थी, मोल फ्रैक्शन भी था, ठीक है। तो यहाँ पे मोलिलिटी भी आ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन भी आ सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ है, क्या पता चला है कि जो डेल्टा टी बी वो किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मोलिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो डेल्टा टी बी को मैं क्या लिखूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके, मोलिलिटी के, स्मॉल एम, प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगी तो किसके इक्वल हो गए, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी स्मॉल एम। अब देखो ये एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला, यहाँ पे डेल्टा टी बी पता है ना क्या है, टी बी माइनस टी नोट बी, तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा, के बी इंटू मोलिलिटी। मोलिलिटी क्या होती है, मोलिलिटी क्या होती है, when 1 kg of solute present in 1 kg of solvent, 1 kg नहीं सॉरी 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या बोले उसे, मोलिलिटी। अब के बी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं इसे, कभी कभी डायरेक्ट नाम भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसे बोलते हैं मोलर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। एक नाम और है इसका, क्या बोलते हैं, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या है, कितना टेढ़ा जा रहा है लिखने में, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, ठीक है। एक तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, एक है एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक बार मुझे हटाना पड़ेगा, हटा देते हैं इसे।
तो क्या है क्या था, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखा था अभी अभी, डेल्टा टीबी किसके इक्वल होगा, टीबी माइनस टी नोट बी। टी नोट बी क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और टीबी क्या है, किसका वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का। ठीक है, ये क्या इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर नहीं सॉरी, ये क्या बॉइलिंग पॉइंट है। डेल्टा टीबी किसके इक्वल लिखा हमने, के बी इंटू एम। के बी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, जब ये जो मोललिटी है 1 के इक्वल हो, when 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उस केस में क्या होगा, के बी किसके इक्वल होगा, डेल्टा टी बी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर 1 मोलर सोल्यूशन के बी विल बी इक्वल टू इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। के बी किसके इक्वल होगा उस केस में, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी के बी क्या है, इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट आता है, या फिर क्या लिखा हुआ आता है, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। ध्यान रखना, ठीक है, दोनों ही टर्म्स, इबुलियोस्कोपी कांस्टेंट या फिर मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। हम डेल्टा टी बी को यहीं से क्या लिखेंगे, के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या होगा, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी। अभी ग्राम में दिया हो तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के बी इंटू मोलिलिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी। अभी के बी यूनिट क्या होगी, यहाँ से क्या होगी, यहाँ से कैसे निकालेंगे, टेम्परेचर है ना, ये क्या यूनिट होगी टेम्परेचर की, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन। ठीक है, ये केजी में है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, केल्विन केजी, और ये मोल्स, तो ये यूनिट किसकी होगी, अपने केबी की। ध्यान रखना कि केल्विन केजी पर मोल, वैसे दिया होगा लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ ले हुआ ये। तो अभी इस पर आते हैं क्वेश्चन पे, क्या पूछा है, 6 ग्राम यूरिया है, 9 ग्राम किसका, ग्लूकोज का दिया हुआ है, यूरिया ग्लूकोज दिया हुआ कितना, 9 ग्राम है, आर एडेड इन 300 ग्राम ऑफ वाटर। इन दोनों को ऐड किया है, 2 सोल्यूट है यहाँ पे अपने पास, इनको 300 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया है। तो हमें क्या निकालना, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है अभी सोल्यूशन का। सोल्यूशन सॉल्वेंट के अपने वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, क्या पता है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब हमें टी नोट बी की वैल्यू तो पता है, हमें निकालना क्या है, टी बी, जो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्यूशन का। और हमें ये तो मिल जाएगा डेल्टा टी बी से। डेल्टा टी बी हमें के बी गिवन है कितना, 0.52 ये गिवन है। तो पूछा क्या है, टी बी की वैल्यू पूछे, ये मोल्स हमें मिल जाएंगे सॉल्यूट के यहाँ से। ठीक है, सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ 300 ग्राम, निकालते हैं एक बार कितना आता है। पहले क्या निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मैं सीधा एन भी लिख रही हूँ। ठीक है, 6 ग्राम यूरिया, यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना होता है, NH2 CuNH2 होता है ना, याद ही रख लो कुछ कुछ का, तो ताकि बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। 2 नाइट्रोजन है, कितना होगा 28, 2 2 4 कितना होगा 4, कार्बन 12 और इसका 16, टोटल कितना आएगा 60। ठीक है, याद रख लो यूरिया कितना होगा 60, तो 6/60 प्लस 9 ग्राम ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है ना। तो 9 इसका आंसर कैलकुलेट करने पर 180, तो 9/180। ठीक है, कितना आएगा देखो, 1/10, 1/20 ये आएगा 0. सोल्व करने पर कितना आएगा, ये आता है 0.15 के इक्वल जितना मोल से। अब हमारे पास क्या किसकी वैल्यू मिल गई, एनबी की वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, सॉल्वेंट की देखते हैं क्या होगा। सॉल्वेंट कितना दिया हुआ, 300 ग्राम दिया हुआ, मिल जाएगा आपको यहाँ से। डेल्टा टीबी क्या लिखेंगे, 0. कितना दिया हुआ, केबी की वैल्यू 0.52 है ना, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला हमने 0.15, डिवाइड करेंगे 300 ग्राम है, तो हमें केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इधर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हुआ। इसको सोल्व करने पर देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर मैं यहाँ से ये डेसिमल हटाऊँ तो यहाँ पे कितना लिखूँगी 100, फिर से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो ये कितना आएगा देखो, 3 2 जा 6, ये 15 ये आता है। जो टोटल आंसर आएगा ना, ये सही किया अपन ने, इसका आएगा 0.26 जितना। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ रुको, हाँ इसको ना सोल्व करना, ये आता है 0.26, डेल्टा टीबी की वैल्यू है 0.26। इसका मतलब क्या है,
हमारे पास टी नोट बी की वैल्यू दी हुई है, मुझे पता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है, उस केस में टी बी की वैल्यू कितनी होगी 100 प्लस टी बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना, डेल्टा टी बी की 0.26 है, इसको प्लस करेंगे तो 100.26। इसको सोल्व करना है एक बार। हाँ मतलब 0.52 था ना, इसीलिए ये कितना है 0.26 के इक्वल आता है। ये हुआ। अभी ठीक है, अभी होमवर्क दे देती हूँ मैं 2 क्वेश्चन, आप करना उनको सोल्व, फिर बताना आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि होमवर्क के लिए है। क्या पूछा इसमें, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है जिसको ऐड किया गया है 1 kg ऑफ वाटर में, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने के इसका सोल्यूशन का। ठीक है, वाटर में ऐड किया तो ऑब्वियस बात है, हमें टेम्परेचर उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का पता रहेगा, कितना दिया भी है केल्विन में। और एक चीज़ और, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, अगर सेल्सियस में पूछा आपको आंसर किस में देना है, ठीक है, सेल्सियस में, केल्विन में पूछा तो केल्विन में, और केबी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है। एक चीज़ बताना भूल गई थी मैं यहाँ पे, क्या जो ये क्या था, मोलर इलावेशन कांस्टेंट था ना, किसके लिए था ये, सोलवेंट के लिए होता है ये, ठीक है, मोलर इलावेशन कांस्टेंट फॉर ऑफ सोलवेंट। तो ये क्या करेगा, केबी डिपेंड करता है किसके नेचर पर, सोलवेंट के नेचर पर, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट। वाटर के लिए अगर 0.52 है ना, तो अगर कोई और सॉल्वेंट हो, अगर बेंजीन है फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट, तो उस केस में इसकी वैल्यू अलग होगी। तो ये तो हुआ हमारा सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे खत्म हुई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ नहीं, इसमें जैसे हमें पता चला कि सॉल्यूट ऐड करते हैं किसमें, सॉल्वेंट में, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्यों, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है उस केस में, डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमें उसको वेपराइज करने के लिए और हीट देनी पड़ेगी, तो उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो सेम वे उसी तरह से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले से समझने के लिए पहली बार देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जैसे हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, उसी के सॉलिड का जो सॉलिड स्टेट है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to किसके इक्वल हो जाए, इट्स सॉलिड स्टेट। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ध्यान रखना, लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है। वहां पे क्या था, वेपर प्रेशर है ना लिक्विड का, वो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर होगा वो उसके सॉलिड स्टेट के इक्वल हो रहा है, सॉलिड स्टेट में उसका वेपर प्रेशर। अभी देखो ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्टेट है तो वेपर प्रेशर कुछ होगा ही नहीं, सॉलिड स्टेट में है, थोड़ा सा हीट दो उसे तो वो भी क्या होगा, थोड़ा सा वेपराइज होना स्टार्ट करेगा। तो उस केस में उसका जो वेपर प्रेशर होगा और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इक्वल होने लगे तो उससे हम क्या कहेंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। वाटर के लिए कितना देखते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। वैसे ग्राफिकली समझते हैं इसे, क्या होगा, किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में बनाया था पहले, वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर लेंगे एक्स एक्सिस पर। और यहाँ पे क्या था, वही वेपर प्रेशर। अभी देखो एक चीज यहाँ पे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट है H2 फॉर एग्जांपल, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, पता है हमें ये चीज, ठीक है। कैसे बढ़ा था ये, हमने पिछले में कैसे देखा था, कुछ ऐसे था ना। अब हमें क्या करना है, इसी ग्राफ में कैसे किसका बनाना है, ये तो किसके में था, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में था, राइट, लिक्विड में था। अब हमें किसका चाहिए, सॉलिड स्टेट का और चाहिए। वेपर प्रेशर क्या होगा, तो सॉलिड स्टेट में होता है क्या, टेम्परेचर के साथ वो स्टेपली इंक्रीमेंट होता है, बहुत जल्दी से क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, तो वो कुछ एकदम से ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से। ये जो लाइन दिख रही है ना, ये किसका, उसके सॉलिड स्टेट के लिए, इसके लिए, ठीक। तो
अब होगा क्या, जब ये वाला वेपर प्रेशर सेम हो जाए, तो मैं डॉट डॉट से अगर इसको रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एक ऐसी लाइन आएगी, तो उसके वो क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक बार। ये सॉलिड स्टेट के लिए ड्रॉ किया जैसे स्टेटली इंक्रीज हुआ, ठीक है। और ये किसका था हमारा, सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का, सॉरी सॉल्वेंट प्योर है, और ये कौन सी स्टेट में, लिक्विड में। और यहाँ पे सॉल्वेंट प्योर है लेकिन कौन सी स्टेट में है, सॉलिड। समझ में आई, यहाँ पे क्या हो, स्टेटली इंक्रीज हुआ है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ में बहुत तेजी से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। और ये क्या, लिक्विड स्टेट का। अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पर दोनों वेपर प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मैंने क्या किया, डॉट डॉट से इनको ज्वाइन किया, ठीक है। डॉट डॉट से जब ज्वाइन करूँगी तो एक पॉइंट ये जो मिल रहा है ना, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, ये क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का, ये क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। क्या किससे डिनोट करूँगी इसे, टी नोट एफ से, ठीक है, टी नोट एफ से। समझ में आया इतना। अभी देखो हमें चाहिए किसका, सॉल्यूशन का क्या होगा। अब इतना हमें पता है ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है ना, लिक्विड का। अब प्योर सॉल्वेंट का ये है तो ऑब्वियस बात है सॉल्यूशन का तो इससे नीचे ही आएगा ना वेपर प्रेशर, तो कुछ ऐसा ऐसे जाता है ना, ये इसका है, ठीक है। अब ये किसका है, सोल्यूशन का है। और सोल्यूशन किस में है, लिक्विड स्टेट में है अपना सोल्यूशन। हम यहाँ पर सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। अभी देखो इसको जब मिलाएंगे ना, मैंने क्यों गलत बनाया इसे, ये ऐसे होगा, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने कुछ ज़्यादा इधर बना दिया इसे, फिर भी ठीक है। ये जो अपना सोल्यूशन है इसको ये जो किसमें, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट से हमें क्या करना है, इसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे मिल रहा है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे तो मिल ही नहीं सकता, नहीं यहाँ पे कब मिलता, जब ये ऐसे होता, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये इसके कुछ इस तरह से होता है ना ग्राफ। तो यहाँ पे ये इससे ज्वाइन हो रहा है। इसको जब मैं टेम्परेचर के साथ ज्वाइन देखूंगी कितना टेम्परेचर हुआ है, वो क्या होगा, टी एफ के, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेना, ये टी नोट एफ क्या है, किसका है, सॉल्वेंट का है फ्रीजिंग पॉइंट। और जो टी एफ है वो क्या आया है, इससे कम आया ना, ये जैसे ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है। जो हमें सोल्यूशन का मिल रहा है वो इस साइड मिल रहा है, ठीक है, ना कि इस साइड। अगर इस साइड मिलता तो इंक्रीज होता, लेकिन मिल किस साइड रहा है, इस साइड में। तो इस तरह से क्या फ्रीजिंग पॉइंट निकाला जाता है, प्योर सॉल्वेंट का भी और सोल्यूशन का भी ग्राफिकली, ठीक है। तो ये क्या है अपना, इस तरह से डिक्रीज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डेल्टा टी एफ होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, फिर ये जो डिफरेंस आ रहा है ना इन दोनों के बीच में, किसके इक्वल होगा, ज़्यादा वैल्यू किसकी है, टी नोट एफ की है ना, तो टी नोट एफ माइनस टी एफ के इक्वल होगा। समझ में आया, ये कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले सॉल्वेंट का बनाना है हमें, वेपर प्रेशर का जो ग्राफ हम बनाते हैं वैसे ही ग्राफ बनाया, और उसका जो सॉलिड स्टेट में बस इतना ध्यान रखना है कि सॉलिड स्टेट में स्टेपली इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होगा, स्टेप इंक्रीज होगा, स्टेपली इंक्रीज होगा, जल्दी से इंक्रीज हुआ, दोनों को ज्वाइन करवाया, तो जो जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू मिल रही है टेम्परेचर पे, वो उसका क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। सोल्यूशन केस में ये वैल्यू जो प्योर सॉल्वेंट है ना उससे कम मिलती है, प्योर सॉल्वेंट से कम मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, सिर्फ फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये तो हुआ डेल्टा टी एफ है। अब सेम वे हमें ये पता कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेंगी, किस पे, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर। सोल्यूट कितना है, सोल्यूट में जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे ना उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ध्यान रखना। तो इसका एक एप्लीकेशन कहाँ पर है, फ्रीजिंग पॉइंट का, इस वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। ये जो क्या बोलते हैं उसे, स्नो कवर्ड रोड होती है ना, ऐसी रोड जहाँ पे जो कि स्नो से कवर्ड रहती हैं, तो क्या होता है वहाँ पर कॉमन सोल्ट का यूज करते हैं स्नो को हटाने के लिए, क्योंकि वो क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है या फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है। मतलब हाँ, मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ा देता है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। ये क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, हमें एक ऐसी वो लेनी पड़ेगी क्या, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की, जो कि क्या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो
और एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला वो भी किस पर डिपेंड करेगी, मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी के। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, डेल्टा टी एफ, ये जो भी साइन हटाएंगे तो के एफ आता है यहाँ पर। के वहाँ पे क्या था, के भी था, के भी क्या था, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट था। ये क्या है, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका डिक्रीज हो रहा है, सॉल्वेंट का। सेम है वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका इंक्रीज हुआ था, सॉल्वेंट का इंक्रीज हुआ था। तो मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, जब m की वैल्यू 1 होगी ना, जब m की वैल्यू 1 होगी तो kf किसके इक्वल होगा, डेल्टा tf के। क्या लिखेंगे, फॉर ए वन मोलर सोल्यूशन kf विल बी इक्वल टू डेल्टा tf, या फिर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या लिखा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक मिनट, क्या बोल रही मैं, फॉर वन मोलर सोल्यूशन, ये क्या था, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, के एफ विल बी इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू किसके, इसके इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से ठीक है, कुछ नहीं इसमें, या फिर इसको एक नाम और इसका क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। और इसकी यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी, डेल्टा टी एफ। टेम्परेचर यूनिट क्या होगी, केल्विन। और ये मोलैलिटी है क्या होगी, क्या तो मोलैलिटी इनवर्स आ जाएगा, तो या फिर केजी पर मोल इनवर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इसके ऊपर। ध्यान रखना, फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसके ऊपर हमेशा न्यूमेरिकल ही आएंगे, कभी थ्योरी नहीं पूछेंगे आपसे, ये हटा देते हैं पहले। और हाँ, ये होमवर्क जरूर करना है। तो ये क्या, डेल्टा टी एफ क्या था, टी नोट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा था ना, वो टी माइनस टी एफ। ठीक है, तो ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी, मोलैलिटी के। मोलैलिटी प्रोपोर्शनल से हटा मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, के एफ। के एफ क्या है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है, फिर इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। सेम वे ये किस पर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फिर मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करेंगे। सेम वे केबी भी किस पर डिपेंड करता था, सॉल्वेंट पर। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या हुआ फिर, ये के एफ है यहाँ पर, यह हमेशा गिवन होता है। ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट व्हेन प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हाँ ठीक है, यही है ना ये फॉर्मूला। एक तो ये वाला ध्यान रखना, एक ये हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा टी एफ है क्या, डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, तो जो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो हाँ, न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका एक बार फटाफट। फाइंड द मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का मास फाइंड करना, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 62, व्हेन इट इज एडेड टू 5 kg वाटर, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 0 to -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉर वाटर के एफ की वैल्यू इतनी दी हुई है। हमें क्या निकालना है, देखो इथिलीन ग्लाइकोल को जब वाटर में ऐड किया जाता है, ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल को वाटर में ऐड किया जाता है ना, कितने वाटर में, 5 kg वाटर में, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 से कितना कर देता है, ये -10 पे ले आता है। मतलब वाटर अभी 0 पे फ्रीज नहीं होगा, वो -10 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा। जो 5 kg वाटर में कितना इथिलीन ऐड करना है हमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला यही वाला है ना। अगर मैं ये मोल्स निकाल लेती हूँ तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट हमें गिवन है, यहाँ से पहले मोल निकाल लेंगे। ठीक है, मोल को फिर मोल अगर मिल जाएंगे तो उसको मोलिकुलर वेट से मास अपॉन मोलिकुलर वेट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिल जाएगा। कैसे देखते हैं, पहले डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या होगी, टी नोट एफ, ओरिजिनल कितना 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, माइनस कितना कम हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस है ना, तो कितना आएगा ये, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यही अप्लाई करना है यहाँ पर। तो 10 डिग्री सेल्सियस, के एफ की वैल्यू कितनी दी हुई, 1.86 है। और एक चीज़ और है, के एफ की वैल्यू हमेशा क्या होती है, के बी से ज़्यादा होती है। क्यों होती है, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगली बार डिस्कस करेंगे इसका। 1.86 मोल्स एन बी
और सोलवेंट कितना दिया हुआ है हमें 5 kg में दिया हुआ डायरेक्टली, अच्छी बात है। 5 अभी देखो 5 × 10 डिवाइडेड बाई 1.86, तो हमें क्या MB मिल जाएगा यहाँ से, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 5 × 10 कितना होता है 50, और 1.86 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है ऑलमोस्ट कितना आएगा ये, इसको अगर मान के चलें तो ये आता है 26.23 के जितना, 26.3 के जितना आएगा। ठीक है, कर लेना सोल्व एक बार इसे। अब देखो 26.3 है, किसके, ये मोल्स है ना सॉल्यूट के, तो कैसे लिख सकती हो, मास डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट कितना है 62 दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो 62 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास कितना मिलेगा हमें, जो भी मास आएगा वो केजी में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर देना, और ये आपके लिए होमवर्क है फ्रीजिंग पॉइंट का। टोटल 4 क्वेश्चन है तो सोल्व करना। तो आज के लिए इतना ही है, हमने 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देख ली है। जो लास्ट में बचती है वो कौन सी है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वो हम अगले वीडियो में देखें क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। आप ये क्वेश्चन सोल्व करना, इसका जो भी आंसर आएगा कमेंट्स में बताना मुझे, और अगर आप लोग रिस्पॉन्स देंगे तो मैं और भी अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, मैं और भी मेहनत करूँगी फिर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।